नमस्कार। सरहद से लेकर पत्रकारिता तक न डरूंगा न झुकूंगा, मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। आज हम उनकी बात कर रहे हैं जो 24x7 हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमारे देश के सैनिक, वो लोग जो जीवन पर्यंत देश के लिए समर्पित रहते हैं, जिनका हर दिन सीमा पर बीतता है ताकि हम अपने घरों में चैन से रह सकें। लेकिन जब वही जवान सेवा से रिटायर्ड होकर वापस लौटा है तो उनके हिस्से आते हैं सवाल, संघर्ष और अनदेखी। और ये सवाल उठाना जरूरी भी है क्योंकि इन्हें दबा दिया गया है। पूरे देश को ये जानना जरूरी है कि जो जवान हमारे लिए रात दिन सीमा पर खड़ा है, जब उसकी जरूरत होती है तो सरकार उसके लिए कितना सोचती है और हम देश की जनता उनके बारे में कितना सोचते हैं। हमें खुद से भी पूछना होगा कि आप सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जय जवान जय किसान बोल देना ही कर्तव्य है? जिसने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, क्या उसके अधिकारों के लिए आवाज उठाना फर्ज नहीं है? जिन सवालों को, विसंगतियों को पूर्व सैनिक संगठन द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, क्या उन पे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उठाने जा रहे हैं कुछ बेहद जरूरी सवाल जो हमारे देश की जनता के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। उनमें से एक मुद्दा है वन रैंक वन पेंशन, एक रैंक एक पेंशन के नाम पर जवानों के साथ में भेदभाव की बात आती है। ORP 3 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को बाहर कर दिया जाता है, क्यों? इस पे हम बात करेंगे। इस पे राहत कोष की बात आती है। डिसेबिलिटी पेंशन में 2 वर्ग बनाए गए, क्या यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? फिटमेंट फैक्टर को 2 वर्गों में बांटा गया, क्या यह भेदभाव नहीं है? पूर्व सैनिकों की नौकरियों में छूट के अधिकार को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और वहीं 8वें वेतन आयोग की तैयारियों में क्या फिर से वही गलती दोहराई जाएगी? ये सवाल खड़ा होता है। और अब सबसे अहम, वही नेता जो जवानों के नाम पर वोट मांगते हैं, जब जवानों की सुविधा देने की बात आती है तो चुप क्यों हो जाते हैं, और खुद की पेंशन या फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की बात आती है तो संसद की टेबल तक तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। यह रिपोर्ट किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाती है, लेकिन एक संवेदनशील और जरूरी बहस की तरफ इशारा करती है। ORP यानी वन रैंक वन पेंशन एक ऐसा वादा जो वर्षों से अधूरा था, जिसको पूरा तो किया गया, वहीं किसी को मिला, किसी को बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। ORP 3 में जो सबसे बड़ा झटका जवानों को लगा वो था प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को इससे बाहर कर देना। जब ORP लाया गया था तो इसे इस आधार पर लाया गया था कि कम समय में रिटायर हुए जवानों को उनकी न्यूनतम पेंशन भी बेहतर दी जाए ताकि वे अपने परिवार का सहारा बन सके। लेकिन रिपोर्ट में कह दिया गया इन जवानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्या ये वही जवान है जिन्होंने अपने स्वास्थ्य, अपनी उम्र, अपने परिवार को अनदेखा करके और देश की सेवा की समस्याओं को देखते हुए कम सर्विस में रिटायरमेंट लिया, प्रीमेच्योर आए? क्या उन्होंने देश की रक्षा नहीं की? क्या उन्होंने देश की सेवा नहीं की? वर्ष 2013 में होशियारी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो सिफारिशें हुई, ORP का लाभ सभी रिटायर्ड सैनिकों को मिलेगा, जिसमें प्रीमेच्योर को शामिल किया गया था। वही MOD की गजट नोटिफिकेशन 2015 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि ऑल डिफेंस पेंशनर को ORP के दायरे में लाया जाएगा। फिर ORP 3 में इन्हें बाहर क्यों कर दिया गया? इस पे फिर हम बात करते हैं, राहत कोष की बात आएगी, मैं आगे बात करूंगा। 7वें वेतन आयोग में एक और बड़ा भेदभाव सामने आया जो था फिटमेंट फैक्टर, जहां जवानों को 2 वर्गों में बांटकर फिटमेंट फैक्टर एक वर्ग को 2.57 और दूसरे वर्ग को 2.68 में फैक्टर दिया गया। वहीं सिविल सेवाओं और कुछ और अधिकारियों को यह प्रभावी रूप से अधिक था क्योंकि उनके ग्रेड पे अलाउंसेज आदि अलग तरीके से समायोजित किए गए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई। पूर्व सैनिकों संगठनों की ओर से यह मांग की गई कि PVOR के फिटमेंट फैक्टर और MSP को समान रूप से बढ़ाया जाए क्योंकि उनकी ग्राउंड की ड्यूटी जोखिमपूर्ण होती है। MSP को लेकर एक भेदभाव सामने आया, यहां पर भी भेदभाव किया गया। अब 2 वर्गों में बांटा गया। एक वर्ग अधिकारियों को MSP मिलिट्री सर्विस पे 15,500, वहीं दूसरे वर्ग जवानों को 5200 निर्धारित किया गया। ये अंतर भी एक विरोध का कारण बना, जिसको पुरजोर से पूर्व सैनिक संगठनों के द्वारा उठाया गया। क्या सरकारें ये नहीं समझती कि एक जवान दिन रात बर्फीली चोटियों, रेगिस्तान और नक्सल इलाकों में जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करता है? क्या यह भी समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14 का सीधा उल्लंघन नहीं है? अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील विषय की, डिसेबिलिटी पेंशन। यानी जब कोई सैनिक डिसेबल होता है, इंजर्ड होता है, ड्यूटी के दौरान घायल होता है, दुश्मन को जब गोली लगती है, सीने को चीरती है, तो वो ये नहीं देखती कि सामने कौन है, रैंक क्या है, शहादत सबकी बराबर होती है। यहां पर भी 2 वर्गों में बांट दिया गया।
एक वर्ग को 10 से 20 हजार तक सीमित रखा गया और एक वर्ग को 1 से 2 लाख डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट किया गया। यहाँ पर भी आर्टिकल 14 का उल्लंघन, क्या यहाँ पर भी समानता का अधिकार नहीं होना चाहिए? जोखिम सबके लिए बराबर होता है। इसके खिलाफ 2020 में पूर्व सैनिक संगठनों द्वारा 1 साल आंदोलन किए गए। आंदोलन का भयंकर रूप लिया। एक्स सर्विसमैन मूवमेंट IESM ने भी इसका विरोध दर्ज कराया। कहते हैं जब 5.56 mm की एक गोली सीने में लगती है तो ना रैंक देखती है, ना शिक्षा, ना दर्द, और बलिदान सबके लिए बराबर होता है। फिर पेंशन में फर्क क्यों? डिसेबिलिटी पेंशन में असमानता क्यों? क्या यह असमानता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है? सवाल बहुत गहरा है। अब खबरें आ रही हैं 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है। सरकार ने इसके लिए हरी झंडी भी दे दी है। जून 2024 में वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया कि रिवाइज पे मैट्रिक्स पर कार्य शुरू हो गया है। यह नया वेतन आयोग 2026 से लागू किया जा सकता है। लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है, क्या सरकार इसमें फिर से नए नियम बनाकर कुछ वर्गों को बाहर करेगी? क्या सभी पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या सरकार फिर से यही कहेगी कि बजट का बोझ बढ़ जाएगा, राहत कोष खाली हो जाएगा? क्या फिर से जवानों को देश की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उनके हक से वंचित किया जाएगा? लेकिन जब बात देश की GDP की होती है तो सरकारें कहती हैं हम विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो फिर जब बात देश के रक्षकों की आती है तब खजाना खाली क्यों हो जाता है? हमारे देश में वर्षों से एक परंपरा रही है कि रिटायर हुए सैनिकों को राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, छूट दी जाती है। और वह भी इसलिए दी जाती है क्योंकि वह हर कार्य में निपुण होते हैं, हर काम करने की क्षमता होती है, उनके पास अनुभव होता है। केंद्र सरकार की DOPT की गाइडलाइन के अनुसार पूर्व सैनिकों को ग्रुप C और D की नौकरियों में आरक्षण मिलता है। लेकिन कई राज्यों ने अब यह कोटा अनौपचारिक रूप से समाप्त या निष्क्रिय कर दिया है। क्या हम उसे सम्मान के साथ दोबारा समाज के से जोड़ नहीं सकते? सवाल बहुत गहरा है। जब भी चुनाव आते हैं तो सभी राजनीतिक दल जवानों के सम्मान की बात करते हैं, उनके नाम पर वोट लेते हैं, वादे करते हैं, घोषणा पत्र में पन्ने भर देते हैं। लेकिन जब सुविधाएं देने की बारी आती है तो सबसे पहले वही जवान सरकारी बोझ घोषित कर दिए जाते हैं। नेताओं की पेंशन बढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं आती। संसद भवन, विधानसभा में प्रस्ताव पास होते हैं, तुरंत लागू होते हैं। उनकी सुविधाएं, रेट, टोल, ट्रेवल, सिक्योरिटी, सब कुछ फ्री। जबकि जवानों के लिए टोल टैक्स तक माफ नहीं। पहले पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स में छूट थी, वो भी अब बंद कर दी गई। और जब सांसदों और विधायकों की पेंशन की बारी आती है या उनकी पेमेंट बढ़ाने की बारी आती है तब संसद भवन में बहस नहीं बल्कि टेबल तक तोड़ दिए जाते हैं और मनमानी पेंशन और पेमेंट स्केल को बढ़ाया जाता है। बिल पास करवाने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। लेकिन जब एक जवान की डिसेबिलिटी पेंशन या ORP की बात आती है, पे कमीशन की बात आती है, तो वही नेता जो 24 घंटे जवान जवान कहते हैं चुप्पी साध लेते हैं। जिनके पोस्टर में जवान, जिनकी गाड़ी पर झंडा जवान का, जिनके भाषण में वीरता, वही नेता असल में जवान के हक पर सबसे बड़े मौनी बन जाते हैं। ये वही नेता है जो जवानों के नाम पर लड़ते हैं, वोट मांगते हैं। लेकिन जब वही जवान रिटायर होकर किसी राज्य के विभाग में जाने की कोशिश करता है तो वहां तक 6% कोटा भी खत्म कर दिया जाता है। सांसदों की पेंशन के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है। मात्र एक कार्यकाल के बाद, या कह सकते हैं एक दिन भी अगर कार्यकाल है तो उन्हें आजीवन पेंशन मिलती है। जबकि जवान को 10 से 15 साल सेवा के बाद ही पेंशन मिलती है। उसको भी अब अग्निवीर लाके खत्म कर दिया गया। पूर्व सैनिकों के टोल टैक्स माफी की सुविधा अब 2018 के बाद से कई राजमार्गों पर बंद कर दी है। क्या ये जवानों के साथ में अन्याय नहीं है? ये रिपोर्ट किसी के विरोध में नहीं है। ये एक सवाल है उस व्यवस्था से, उस सिस्टम से जो जवानों को सिर्फ सेवा तक सीमित रखता है, सम्मान और सुविधा तक नहीं। हम मानते हैं कि देश को चलाने के लिए नेता भी जरूरी है, लेकिन देश को बचाने वाले उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी। अगर हम उन्हें सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम समानता तो दें। अगर आप भी इन सवालों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वो आवाज पहुंचे जो बदलाव ला सकती है।
ये वीडियो जनता तक पहुंचना चाहिए, हर किसी के मोबाइल में ये वीडियो चलना चाहिए, और ये सवाल हर कोई अपने आप से भी करे। मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी ऐसी निष्पक्ष रिपोर्टिंग के साथ। नमस्कार।